नमस्कार, समाचारों में मैं अनुभा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखें सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों का किया जा रहा है समुचित इलाज। पटना में कुशल युवा कार्यक्रम आयोजित, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार का युवाओं के कौशल विकास पर जोर। भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा, भूमि सुधार संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए विभाग ने समय सीमा का किया निर्धारण। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए जनवरी से चलेगा अभियान। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य ने नई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। पीएम सेवा पर्व के तहत 3,67,00,000 से अधिक हुआ पौधारोपण। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी ने 122 प्राथमिकी दर्ज कर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज पटना के राजवंशी नगर स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां कार्यरत अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को भवन निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें बड़े स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। आज पटना में आयोजित कुशल युवा सम्मेलन के स्थापना दिवस में राज्य भर से आए युवाओं को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के क्षेत्र में काम कर रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जदयू के वरिष्ठ नेता मनीष वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 7 निश्चय योजना के तहत युवा विकास के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य तय किया है कि बिहार को अगले 5 वर्षों में देश के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उसको देखते हुए युवाओं का कौशल विकास हो, ये बहुत ही जरूरी है। आज के ज़माना है, इनोवेशन का ज़माना है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, लाठी डंडे का ज़माना आज का ज़माना नहीं है। तो इस ज़माने में कौशल विकास हो, तभी यहाँ हमारे देश का जो डेमोग्राफी है उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग सही मायने में उसका लाभ ले पाएंगे। और पूरे बिहार में हर ब्लॉक में इस तरह का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, व्यवहार ज्ञान और लैंग्वेज का, ये तीनों का प्रशिक्षण 240 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इससे बिहार के युवा अधिक उद्यमी, रोजगार के उपयुक्त हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम और बहुत तेजी से, इसका लक्ष्य तो एक। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में भूमि सुधार संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए विभाग ने 3 स्तर पर समय सीमा का निर्धारण किया है। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में आमजनों की भूमि संबंधी शिकायतें सुनकर उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। आश्वासन दीजिए कि वीकर सेक्शन के लोगों को मदद करके अवेयर करा के आप आगे करें। अलग अलग नेचर के जो समस्या था, हमने रजिस्ट्रेशन आवेदन हर अंचल का लिया है और एक ही तरह के नेचर के जो समस्या है उसका हम लोगों ने सुनवाई भी किया है और उसके आधार पर समाधान का हमारे पदाधिकारी ने भी निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया है व्यवस्था को सुलझाने का। और कई वर्षों से लंबित मामले, कई अतिक्रमण के भी उस तरह के मामले आए हैं जो इस तरह के
जमीन से जुड़ा दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस का, नापी का, अतिक्रमण का, बंटवारा का या पर्चा का, ये अलग अलग मामले आए हैं। हमने सारे आवेदन को लेकर उसको लिस्टिंग करके अंचलवार उसको भेज करके एक समय सीमा देकर समाधान के लिए हमने। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जनवरी महीने से सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। आज पटना के परिवहन कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री कुमार ने लाभार्थियों को वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और सांकेतिक ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। में जब हम लोग स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि 31 हम लोग इसमें मंदिर पे बैठ जाए। 2 दिन से ज्यादा सड़क के किनारे कोई गाड़ी खड़ी नहीं रहे। अगर खराब गाड़ी है तो उनके मालिक को नोटिस कीजिए, नोटिस करके उन गाड़ी को अपना ले जाएं, और नहीं तो जो नियम है परिवहन विभाग का कानून है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। तो इस काम में हमारे अधिकारी लगे हैं। दूसरा जो ट्रैक्टर है और उस तरह की जो अन्य तरह के वाहने हैं जिसमें पीछे से कुछ दिखता नहीं है, कोई बैक लाइट नहीं है, तो उसमें भी हमने कहा था कि आप उनको ट्रैक्टर और खास करके ऐसे वाहनों में वो एक आप उसके अंदर लगाइए जिससे कि गाड़ियों के लाइट पड़े तो पता चले कि ये गाड़ी आगे कोई जा रही है। तो हर प्रकार का प्रिकॉशन लेने का उपाय परिवहन विभाग कर रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बीते वर्षों में राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रबोध कुमार चंद्रवंशी ने पटना में संरक्षण के सभी बिंदुओं पर सरकार तेजी से काम कर रही है। और अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2025 में बिहार में धार्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य किए गए। बक्सर, रोहतास, कैमूर, राजगीर, सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में स्थित धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को विकसित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 80 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 3,67,000 लाख पौधा रोपण किए। तो ये हमारे बिहार के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। दूसरी बात की 2025-26 में हम लोग 4 करोड़ 68 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य रखे थे, जिसके विरुद्ध में 4 करोड़ 14 लाख हम लोग वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। तो ऐसे कई बिहार में 237 पौधशाले स्थापित हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 8 करोड़ से अधिक है। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत हम लोग जहां 1 करोड़ पौधा प्रति वर्ष उत्पादित हो रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत भी यहाँ काफी काम हुए हैं। वर्ष 2025 में बिहार में धार्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। बक्सर, रोहतास, कैमूर, राजगीर, सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में स्थित धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को विकसित किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। कई काम हुए, जैसे रोहतास और कैमूर में गुप्ता धाम और मुंडेश्वरी धाम का विकास, राजगीर ग्लास ब्रिज का आधुनिकीकरण, पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू और सोनपुर मेले में 3D तकनीक से पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन।
इसके अलावा होटल उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन नीति में संशोधन किया गया और नालंदा पर लगाम लगाने के लिए निगरानी की योजनाएं भी शुरू हुई, जिससे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को आधुनिक रूप देकर पर्यटन को बढ़ावा मिला। पर्यटन विशेषज्ञ के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा बोधगया पहुंचती है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार और वियतनाम जैसे देशों से बौद्ध तीर्थ यात्रियों की संख्या ने प्रदेश के पर्यटन को नई ऊर्जा दी है। इसके साथ ही राजगीर, नालंदा, वैशाली और पावापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, जिससे न सिर्फ होटल और ट्रैवल सेक्टर को मजबूती मिली, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बिहार में कुल 6 रामसर साइट है, जिनमें कांवर झील, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोकाबिल झील शामिल है। 2025 में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोकाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। पर्यटन के लिहाज से इसका भी विकास किया जा सकता है। अभी रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुआ है। निश्चित रूप से वन विभाग के द्वारा जो विकासात्मक कार्य लिए गए हैं वो इस प्रकार के लिए गए हैं कि उससे पक्षियों के लिए भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, उनके ब्रीडिंग ग्राउंड और इत्यादि का वहाँ पर डेवलप किया जाएगा और पर्यटकों के दृष्टिकोण से वॉच टावर इत्यादि का भी वहाँ पे विकास किया जाएगा और ये सभी विकासात्मक कार्य इस प्रकार किए जाएं कि पक्षियों को भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। बिहार में कई प्रमुख लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, जिनमें 2025 में नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल और उमेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव शामिल हैं, जो साहित्य, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देते हैं, देश विदेश के लेखकों और विद्वानों को एक मंच पर लाते हैं और प्रदेश के समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर बिहार पर्यटन की बात की जाए तो यह अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां बौद्ध सर्किट बोधगया, राजगीर, रामायण सर्किट, पुनौरा धाम सीतामढ़ी, सिख सर्किट, पटना साहिब, ऐतिहासिक स्थल नालंदा, पावापुरी और मधुबनी पेंटिंग जैसे सांस्कृतिक अनुभव पर्यटकों को लुभाती हैं, जिसे सरकार अपने पर्यटन विभाग के माध्यम से विकसित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में वर्ष 2025 में निगरानी ने कुल 122 प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले 25 सालों का एवरेज था 72, तो उससे भी बहुत ज्यादा। ट्रैप में हमने 101 FIR दर्ज की है, तो ये भी बहुत ज्यादा है। चाहे भ्रष्ट पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का मामला हो, रंगे हाथ गिरफ्तार करने का मामला हो, पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा हमने कार्रवाई की है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि 29 मामलों में हमने सजा करवाई है भ्रष्ट पदाधिकारियों को, जबकि एवरेज 6 से 7 कन्विक्शन पर ईयर होते थे। अगले साल का हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम 50 भ्रष्ट पदाधिकारियों को सजा कराएं, 175 कांड हम लोग दर्ज करें और साथ ही साथ यहाँ पर हम चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएं, जिसके बिल्डिंग का नक्शा फाइनल हो गया है। बहुत जल्दी उसका अप्रूवल होगा तो यहाँ पे काम शुरू होगा। उस पे हम नई तकनीक पर हम लोग ट्रेनिंग। कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही जिला स्तर पर कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए लगातार सांस्कृतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सशक्त उपस्थिति दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ प्रयास किया जाता है कि बिहार की नीतियों का अच्छे तरीके से वहाँ प्रचार प्रसार किया जाए। इसी के क्रम में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल आयोजित होता है, उसमें वो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर था। वहाँ भी बिहार की सक्रिय भागीदारी निभाई गई और बिहार के द्वारा अपनी योजना, अपनी पॉलिसी का काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और इसका परिणाम यह है कि कई न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी निर्देशक निर्माताओं ने बिहार में आकर फिल्म शूटिंग करने की।
और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आपका फिर से स्वागत है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। रोहतास जिले के सदर अस्पताल सासाराम में स्थापित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट इसका जीवंत उदाहरण है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जब जन्म के साथ ही सांसें लड़खड़ाने लगे, जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी ना हुई हो और स्वास्थ्य परेशान करने लगे, तो ऐसे में सासाराम का SNCU वार्ड उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहा है। यह सिर्फ एक अस्पताल का वार्ड नहीं, बल्कि नन्ही जानों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी एक सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। विशेषज्ञ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम और प्रशिक्षित स्टाफ की वजह से इस अस्पताल की खूब चर्चा हो रही है। SNCU में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी बताते हैं कि पहले जहां नवजात मृत्यु दर करीब 15% थी, वह अब घटकर 5% के करीब पहुंच गई है। यहाँ पर बहुत आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं, जैसे वेंटिलेटर, रेडिएंट वार्मर हो गया, CPAP हो गया, और यहाँ पर 24/7 चिकित्सक मौजूद रहते हैं। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से इलाज हो रहा है यहाँ पे। और पहले जो छोटी छोटी बीमारी या फिर पेनिटल एस्फेक्सिया के लिए हम लोग रेफर करते हैं पटना, बनारस, लेकिन यहाँ पर सारी चीज उपलब्ध हो जाने की वजह से यहाँ पर इलाज अच्छे से हो रहा है। इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट रहे नवजात के परिजन हरेंद्र कुमार और खुशी कुमारी बताते हैं कि उनके बच्चे की हालत नाजुक थी, जो 3 दिन पहले यहाँ भर्ती किए गए। आज बच्चा स्वस्थ है और हम उसे लेकर घर जा रहे हैं। उन्होंने सरकार और अस्पताल प्रशासन के प्रति आभार जताया। बच्चा का थोड़ा तकलीफ था सदर अस्पताल में, और यहाँ अच्छा है। सदर अस्पताल सासाराम के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में संचालित 20 बेड अत्याधुनिक SNCU यूनिट राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल का परिणाम है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 5 नवजात शिशुओं को भर्ती कर विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराया जाता है। समय से पहले जन्म, कम वजन, जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में परेशानी, संक्रमण या जन्म के समय हुई क्षति से जूझ रहे नवजातों को यही तत्काल और समुचित उपचार मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। एनसीसी कैडेट की एक टीम रांची से नई दिल्ली तक की 1300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर है। टीम नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगी। अपने यात्रा के क्रम में एनसीसी की टीम के औरंगाबाद जिला मुख्यालय पहुंचने पर वहां 13 बिहार बटालियन की ओर से उनका स्वागत किया गया। बटालियन के सीईओ कर्नल प्रदीप कुमार तक्षक ने कैडेट्स की हौसला अफजाई की और यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं दी। It was a war cry. युद्ध घोष अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध घोष कि वीर बिरसा मुंडा सैनिकों रैली जो रांची से 28 तारीख को चली थी और आज हमारे पास 31 दिसंबर दैट इज 4th डे बटालियन में पहुंची है और औरंगाबाद में आज उनका नाइट स्टे है। आज 1-2 ऑफिसर और 16 एनसीसी कैडेट्स जिसमें 8 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, बहादुर बच्चे, जो टोटल डिस्टेंस है रांची से दिल्ली 1300 किलोमीटर का ट्रेवल करेंगे और 1300 किलोमीटर और रैली 16 जनवरी को हमारी दिल्ली पहुंचेगी। तो आज उसका 4th डे है और हमने अपनी तरफ से बच्चों के लिए बहुत ही हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है कि हम बच्चों को वेलकम करने के लिए यहाँ अवेलेबल हैं और पूरा प्रशासन की तरफ से भी हमें काफ़ी मदद मिली है। आज हम लोग का 1236 से औरंगाबाद तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग धुंध में भी बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चलाकर यहाँ पर सही सलामत पहुँचे हैं। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन, ये वीर बिरसा मुंडा जो एक
19वीं सदी के लास्ट में क्रांतिकारी हुए हैं झारखंड की भूमि से पैदा होकर, उनके बारे में जन जन को बताया। एनआईटी पटना की ओर से पटना में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने पर्यावरण और जल संसाधन के विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम में शामिल प्रोफेसर वीपी सिंह ने बताया कि जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए गहन विचार विमर्श किया गया। इस गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य था कि वेटलैंड और जल संसाधन का प्रबंध और विकास कैसे होना चाहिए, जिससे विकास हमेशा बना रहे, कि कैसे पानी की जो क्वालिटी है उसको कैसे ठीक रखा जाए। और बहुत सारे लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि जो वेस्ट वाटर है, खासकर जो सिटी से जो वेस्ट आती है जिसमें स्लज है, तो वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उनको कैसे डिजाइन किया जाए। दूरदर्शन केंद्र पटना के 2 कर्मियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मनोज कुमार मथुरस वरिष्ठ अभियंत्रिका सहायक सेवानिवृत्त हुए। उनके विदाई सह सम्मान समारोह के केंद्रीय अध्यक्ष उप महानिदेशक दीपक श्रीवास्तव, सहायक अभियंता यूके सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार 3 दशकों से अधिक के सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर मनोज प्रभाकर की उपस्थिति में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्र के समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उन्हें भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। और देखते हैं अगली खबरों की ओर, पर यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष 2025 में कटिहार रेल मंडल से होकर कई जोड़ी नई ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे की इन नई रूटों से काफी फायदा मिलेगा। एक खास रिपोर्ट। रेल मंडल से होकर कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू की। ट्रेन संख्या 13115 और 13116 सियालदह जलपाईगुड़ी रोड सियालदह साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 जून 2025 से शुरू। 15702 और 15701 सिलीगुड़ी कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस ने की दैनिक सेवा 16 सितंबर 2025 से प्रारंभ। ट्रेन संख्या 26302 और 26301 दानापुर जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा 17 सितंबर 2025 से शुरू। ट्रेन संख्या 20507 और 20508 साइरंग आनंद विहार टर्मिनल साइरंग राजधानी एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवाएं 19 सितंबर 2025 से शुरू। दार्जिलिंग पहाड़ी सेक्शन में पर्यटन और हेरिटेज यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 52592 दार्जिलिंग धूम दार्जिलिंग 20 सितंबर 2025 से शुरू। ट्रेन संख्या 16601 और 16602 ई रोड जोगबनी ई रोड अमृत भारत एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवा 25 सितंबर 2025 से शुरू। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर ने वर्ष 2025 में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने और पूर्वोत्तर एवं आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय यात्रा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू की। इनमें लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक मजबूत करते हुए ट्रेन संख्या 13115 और 13116 सियालदह
जलपाईगुड़ी रोड सियालदह साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 जून 2025 से शुरू की गई। यह ट्रेन कटिहार रेल मंडल के बारसोई, किशनगंज, अलुआबाड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से गुजरती है। इसके अलावा सितंबर 2025 के दौरान महत्वपूर्ण रेल सेवाएं भी शुरू की गई। ट्रेन संख्या 15702 और 15701 सिलीगुड़ी कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस ने की दैनिक सेवा 16 सितंबर 2025 से प्रारंभ की गई। यह दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर देता है। ट्रेन संख्या 26302 और 26301 दानापुर जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा 17 सितंबर 2025 से शुरू की गई, जो सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के समीप से गुजरती है। ट्रेन संख्या 20507 और 20508 साइरंग आनंद विहार टर्मिनल साइरंग राजधानी एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवाएं 19 सितंबर 2025 से शुरू की गई। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी होकर गुजरती है। कटिहार रेल मंडल के दार्जिलिंग पहाड़ी सेक्शन में पर्यटन और हेरिटेज यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 52592 दार्जिलिंग धूम दार्जिलिंग 20 सितंबर 2025 से शुरू की गई। यह ट्रेन पहाड़ी सैलानियों को आकर्षित करता है। ट्रेन संख्या 16601 और 16602 ई रोड जोगबनी ई रोड अमृत भारत एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवा 25 सितंबर 2025 से शुरू की गई। यह ट्रेन नेपाल की सीमा से शुरू होकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है। वर्ष 2025 के दौरान इन नई ट्रेनों की शुरुआत ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की रेल सेवा के विस्तार, पहुंच में सुधार और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सहयोग करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। दूरदर्शन समाचार के लिए कटिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। जहानाबाद जिले में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जहानाबाद जिले की सहायक प्रबंधक संगीता कुमारी ने बताया कि छात्र छात्राओं को आसानी से इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पहले इस योजना में संशोधन हुआ है, जिसके अनुसार ब्याज की राशि स्टूडेंट जो लिए हैं उनको माफ कर दी जाएगी। ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत सारे युवा इसका लाभ उठा रहे हैं और निरंतर इसका लाभ उठाते जा रहे हैं। और हम लोग DRCC जहानाबाद में इस बार का टारगेट 1450 है, जो अभी हम लोग पूरा कर लेंगे और उससे कहीं बेहतर करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों का किया जा रहा है समुचित इलाज। पटना में कुशल युवा कार्यक्रम आयोजित, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार का युवाओं के कौशल विकास पर जोर। भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए विभाग ने समय सीमा का किया निर्धारण। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए जनवरी से चलेगा अभियान। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। पीएम सेवा पर्व के तहत 3 करोड़ 67 लाख से अधिक हुआ पौधारोपण। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी ने 122 प्राथमिकी दर्ज कर की कार्रवाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ और दूरदर्शन बिहार की ओर से आप सभी को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।